बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 देखना है। चैप्टर नंबर 11 जो कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर लिया था और उसमें हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स को डिटेल में देखा था। बेसिकली हमारा ये चैप्टर मैक्रोमॉलिक्यूल्स का है। इसका फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है और सेकंड पार्ट में हमने बायोमॉलिक्यूल्स देखने हैं। ठीक है, मीन के हमारी ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। और स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर बायोमॉलिक्यूल्स इन्हें कहेंगे हम, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अगर इनकी क्लासिफिकेशन करें कंपोजिशन के लिहाज से तो 2 टाइप्स में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हों दोनों। और इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं होता कि इकट्ठे प्रेजेंट हों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। वाटर में हाइड्रोजन है, कार्बन है। ऑक्सीजन में ना तो कार्बन है ना हाइड्रोजन है। और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनमें एग्जांपल आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह शामिल हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स ये तो हमने वैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया। अभी हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तरफ नहीं आए। तो बेसिकली ये आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स ही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। क्लासिफिकेशन अगर हम स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से करें तो दो टाइप के जो है वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से। एक होते हैं जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और ये सिंगल यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और ये सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल का डिफरेंस भी बताया था। एग्जांपल आपके पास आ जाएंगे स्टार्च, सेलुलोज और पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, ऊपर जो हमने ये पढ़ी है ना, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों। इसी में आप फर्दर इनको देखें, नीचे जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं माइक्रो और मैक्रो की, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही जस्ट ले लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर हमने माइक्रो मॉलिक्यूल में ग्लूकोज लिखा और यहाँ पर हमने जो है वो स्टार्च लिखा। तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इनमें से ये माइक्रो मॉलिक्यूल है और स्टार्च जो है वो मैक्रो है। तो इनमें भी फिर फर्दर जो है वो माइक्रो और मैक्रो हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, या फर्दर जो भी हम क्लासेस पढ़ते हैं। आगे देखें जी बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम डिवीजन देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, मीन के बैक्टीरिया का सेल ले लें हम, तो उसमें वाटर जो है वो 70% प्रेजेंट होता है। मैमेलियन सेल या यूकैरियोटिक सेल में भी 70% ही वाटर होता है। प्रोटीन जो है 15% प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड 18% यूकैरियोटिक सेल। ये थोड़ा सा आप लोग इनका डिफरेंस याद रखिएगा, ताकि अगर कहीं से कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है तो कंपैरिजन से आप याद रखेंगे तो आसानी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स 3%, 4%, लिपिड्स 2%, 3%, डीएनए 1%, 0.25% एंड आरएनए 6%, 1.1%। उसके बाद बायोजेनिक या बायो एलिमेंट्स या फिर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं उनको हम बायोजेनिक या बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कहते हैं या बायो एलिमेंट्स कहते हैं। टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो आप सबको पता है 92 हैं, और 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, और उन 16 एलिमेंट्स को हम बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर। 99% जो हैं वो जस्ट 6 बायो एलिमेंट्स होते हैं। 99% 6 बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और मेजर बायो एलिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में एटलीस्ट 1% प्रेजेंट है, मीन कि इनकी परसेंटेज जो है वो 1% से कम नहीं होगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये जो 6 हैं ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस जो है वो 1% प्रेजेंट होते हैं। ये मेजर हैं, इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं।
उसके बाद जी माइनर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास पोटाशियम है 0.35%। माइनर एलिमेंट्स को हम डिफ़ाइन करें तो ये वो वाले होते हैं जो 0.01% से लेकर 1% तक इनकी परसेंटेज हो सकती है। मीन 1% से लेस होंगे, 1% से ज़्यादा नहीं होंगे। सल्फ़र लेस दैन 1% होंगे, 1% तक नहीं, लेस दैन 1%। सल्फ़र 0.25%, आयरन 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%। फिर ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, जो कि 0.01% से भी लेस कंसनट्रेशन जिनकी पाई जाती है। कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन वगैरह इसमें शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो मेटाबॉलिज्म को आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये मैंने कुछ बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स जो है ना, ये मैंने एक और बुक से ले लिए थे, एक और जगह से ले लिए थे, सिर्फ इसलिए कि जिनकी बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो थोड़ा वीक है, तो वो अगर बेसिक्स को लेके चलेंगे तो उनके लिए आसानी होगी और ये चीज़ें जो है ना उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, और आगे जब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो फिर आसानी होगी, याद रहेगी ज़्यादा, आप लोग जो है अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा सकेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ आर रिएक्शन इन लिविंग बींग्स, हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं और एनाबॉलिज्म जो होते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं या सिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं। कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स से सिंपल, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट रहे होते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो रही होती है उनकी। एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे होते हैं और कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। कैटाबॉलिज्म में हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और एनाबॉलिज्म में कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। मीन कंडेंसेशन को हम एक और नेम भी दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। मीन जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, जुड़ते हैं, तो उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इसलिए इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं और इस तरह एक डाइमर या एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। यहाँ पे आपने नोट करना है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन इज ऑलवेज 1 लेस देन नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड। इस टाइप का एक पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन भी आया हुआ था, पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री के पेपर में, वो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लिखवाए भी थे क्वेश्चंस, तो आपने वो वाला क्वेश्चन वहाँ से देखना है, वो इसी से रिलेटेड ही था। याद रखना है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन इज ऑलवेज 1 लेस देन द मोनोमर्स कंबाइन। 2 मोनोमर्स कंबाइन कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज हो रहे हैं? 1। 3 कंबाइन करेंगे तो 2, 4 करेंगे तो फिर 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में मैं जस्ट आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है जो वाटर है। फर्स्ट पेज पे हमने देखा ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ तो वाटर जो है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में 70% है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे फॉल कर रहा है? ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फॉल कर रहा है और प्रोटीन्स जो है ये ऑर्गेनिक में। तो अगर ऑन द होल बॉडी में पूछा जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है बायो मॉलिक्यूल, तो फिर जो है आपने वाटर कहना होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा वो कौन सा पाया जाता है, तो फिर आपने प्रोटीन को ही चूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, इन चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जी मिनिमम वाटर जो है वो बोन सेल्स में पाया जाता है और सीड में पाया जाता है 20% तक, और मैक्सिमम वाटर पाया जाता है ब्रेन सेल्स में 85 to 89% तक। जेलीफिश जो है वो 99% वाटर पर मुश्तमिल होती है। वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हाई पोलैरिटी की वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई पोलैरिटी की वजह से सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी, और हाई पोलैरिटी की वजह से ये एक्वस मीडियम के तौर पे एक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे एक्ट करता है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड है और ये ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे एक्ट करता है। कोहेशन एंड एडेशन जो है इसकी वजह से भी ये ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे एक्ट करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे एक्ट करता है। ये चीज़ें जो कि हमारे कोर्स में शामिल नहीं है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, या आप लोग रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ द हीट और इन नंबर ऑफ कैलोरीज और नंबर ऑफ जाउल्स रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अगर हमारे पास सब्सटेंस का मास 1 यूनिट हो, मीन 1 ग्राम हो या 1 केजी हो, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है तो उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर 1 ग्राम होगा तो फिर 1 कैलोरी लेंगे, अमाउंट मीन कैलोरीज में लेंगे, और अगर आपके पास 1 किलोग्राम होगा तो फिर किलो कैलोरीज में लेंगे, और जाउल में भी इसी तरह, ठीक है। और इसमें जो है ना फर्दर यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी कर दिया है कि 1 कैलोरी पर ग्राम और 1 किलो कैलोरी पर केजी, तो ये 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18
4 जाउल की इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, लिक्विड का अगर हम 1 ग्राम या 1 केजी लेते हैं तो उसको वेपर्स में चेंज करने के लिए जितनी हीट की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो उस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है 574 कैलोरीज पर ग्राम। वाटर एक्ट एज कूलिंग एजेंट इन लिविंग बॉडीज एंड प्रिवेंट हीट शॉक्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अलावा वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस प्लेस्ड इन द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ऑयल इन वाटर, ऑल ऑयल ड्रॉपलेट्स कंबाइन विद ईच अदर आफ्टर सम टाइम सो रिड्यूस कॉन्टैक्ट एरिया विद वाटर। ये तो आप लोग जानते ही हैं। दिस प्रॉपर्टी प्लेज की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है। लो डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की डेंसिटी लो होती है। आइस फ्लोट करती है वाटर की सरफेस के ऊपर और इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे एक्ट करती है और लाइफ को सपोर्ट करती है, जो कि वाटर के अंदर जो भी लाइफ होती है इन कोल्ड विंटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को आयनाइज करते हैं जब तो एच पॉजिटिव एच नेगेटिव आइंस बनते हैं। और ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्योर वाटर की pH 7 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन एक दूसरे की इक्वल होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और वाटर एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस इन द लिविंग बॉडीज़। इसके अलावा वाटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एज अ लुब्रिकेंट, जो है यूज़ होता है वाटर एंड एज अ शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्ट करता है। एज अ लुब्रिकेंट प्रोटेक्ट करता है, एब्रेसिव डैमेज से बचाता है और एज अ शॉक एब्जॉर्बर इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। लुब्रिकेंट के तौर पे हमारी बॉडी में जो हमारी हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है तो वो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट कर रहा होता है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर वो एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और थर्मो रेगुलेटरी फंक्शंस भी होते हैं वाटर के, जो कि स्वेट जैसे हमारी बॉडी में पसीना होता है उसका थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन होता है। वो ना तो एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा होता है और ना ही शॉक एब्जॉर्बर, बल्कि टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद ये एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के मेजर ग्रुप्स आपके पास आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिपिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है ना, वो वही होती है जो कि वाटर में होती है, यानी कि 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में भी और वाटर में भी, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करें ना लिपिड्स में, तो लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की बहुत कम होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन 57, हाइड्रोजन 110 और ऑक्सीजन जस्ट 6 एटम्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में 1:1 की रेशो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कभी कभार प्रोटीन में जो है वो फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह प्रेजेंट होते हैं और इनकी एग्जाम्पल DNA एंड RNA हैं। उसके बाद जी केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल नेचर की बात करें तो इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं या फिर हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स, ठीक है। क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो होती है वही इनके अंदर भी मौजूद होती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशो एज इन द वाटर 2:1। जैसे कि हम ग्लूकोज और सुक्रोज वगैरह की बात करते हैं C6H12O6 एंड C12H22O11, ठीक है, 2:1 रेशो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन आ जाती है। एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड का अगर हम फार्मूला देखें, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इसमें जो है ना फिर कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये वाली डेफिनेशन जो है ये 100% एग्जैक्ट नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम एक न्यू डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है। सारे जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मीन उनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये C3H6O3 है, दोनों स्ट्रक्चर आप देखें तो एक में जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक में जो है वो कीटोनिक ग्रुप है, और इनमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपके पास दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें अक्रंस एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन, पेपर, स्टार्चेज, सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, शुगर केन्स
ग्लूकोज, मिल्क, शुगर, ये सारे जो हैं ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मीन के सारे ऑर्गेनिज्म के सेल के सारे पार्ट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शनल इनके जो रोल्स होते हैं बॉडी के अंदर, फंक्शनल रोल हो सकता है, स्ट्रक्चरल रोल हो सकता है। जैसे फंक्शनल रोल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे स्टार्च प्लांट्स में और ग्लाइकोजन एनिमल्स में। और स्ट्रक्चरल रोल में मेन पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सेलुलोज जो है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है उनकी सेल वॉल्स में, काइटिन फंजाई में, और पैक्टिन जो है ये भी प्लांट्स में, और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स सैकराइड्स भी इनको कहते हैं, ये शुगर भी कहते हैं। जो सैकराइड वर्ड है ये सैकरोन से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब शुगर होता है या फिर स्वीट इन टेस्ट होता है जिसका मतलब, ठीक है। और जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम देखें तो CXH2O ये इनका जनरल फार्मूला होता है। लेकिन फिर आगे जब इनको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं ना तो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स वगैरह आ जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो CXH2O है, इस फार्मूले में जो एक्स है ये आपके पास कार्बन एटम की तादाद है, और जो वाई है ये आपके पास ऑक्सीजन एटम्स की तादाद है, ठीक है। और मोनोसेक्राइड्स के अंदर एक्स और वाई की तादाद बराबर होती है। जैसे कि ग्लूकोज में देख लें तो कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 हैं, एक्स और वाई की तादाद बराबर है। और डाइसेक्राइड्स में वाई जो होता है वो 1 लेस देन एक्स होता है। मीन के ऑक्सीजन की तादाद कार्बन की निस्बत एक कम होती है। C12H22O11 ये एक डाइसेक्राइड है। इस तरह आपसे अगर कोई फार्मूला बता के पूछ लिया जाए कि ये मोनोसेक्राइड है, डाई है या ट्राई है, किसका फार्मूला है, तो आप सोचेंगे कि उसमें वाई और एक्स की तादाद अगर बराबर है तो वो मोनोसेक्राइड होगा। अगर जो है वाई की तादाद एक्स से 1 लेस है तो फिर वो डाइसेक्राइड होगा। और अगर वाई की तादाद एक्स से 2 लेस है तो फिर वो आपके पास ट्राइसेक्राइड होगा, लाइक C18H32O16। अब इसमें देखें कार्बन 18 है और ऑक्सीजन जो है वो 16 है, मीन 2 लेस हैं। और इसी तरह फिर टेट्रा में जो है वो 3 लेस हो जाएगा, और अप टू सो ऑन। द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ आर कार्बोहाइड्रेट्स। इंटरेस्टिंग बात है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद जी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करें ऑन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेक्राइड्स यूनिट्स और हाइड्रोलिटिक बिहेवियर के लिहाज से। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स में। इनके डिफरेंस याद कर लीजिएगा कंपैरिजन से। मोनोसेक्राइड में 1 सेक्राइड यूनिट होता है, ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड में ग्रेटर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स होते हैं। मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर्स हैं और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं, हाइड्रोलिसिस पर 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स में चेंज हो सकते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं और एटलीस्ट 11 मोनोसेक्राइड्स देते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। और इनको हम शुगर्स कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स को, ओलिगोसेक्राइड्स को भी शुगर्स कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ये हमारे पास नॉन शुगर्स होते हैं, क्योंकि इनके फिर टेस्ट की बात आ जाती है और फर्दर और भी इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और मोनोसेक्राइड्स होती हैं ये हाईली सोलुबल होते हैं इन वाटर, और जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये लेस सोलुबल होते हैं लेकिन ये भी सोलुबल ही होते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो सोलुबल नहीं होते। फिर फर्दर जो आपके पास हैं मोनोसेक्राइड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ओलिगोसेक्राइड्स भी माइक्रो होते हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और फिर स्वीटेस्ट होते हैं जो आपके पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज है, हनी में पाया जाता है, बहुत स्वीट होता है। और जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये लेस स्वीट होते हैं, और जो थर्ड हैं आपके पास लास्ट वन पॉलीसेक्राइड्स ये टेस्ट लेस होते हैं, ठीक है। इसलिए तो इनको हमने नॉन शुगर्स कह दिया। और फर्दर देखें तो CH2ON, इसमें अगर हम इनके फार्मूले में बात करें ना तो इनकी जो कार्बन की तादाद है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 हो सकती है। मतलब 3 से लेस नहीं होंगे, इनमें कार्बन की तादाद जो है वो 3 से कम नहीं होती मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। और ट्रू या प्योर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स। इसके अलावा यहाँ पे एक साइड में मैंने एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे लिखा है कि ग्लूकोज इज़ आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से डेक्सट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए ग्रेप शुगर भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये फ्रूट्स में और हनी वगैरह में और ग्रेप्स वगैरह में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट मिकदार में ये ब्लड में भी पाया जाता है। मोनोसेक्राइड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं, इनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 to 7 हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, ठीक है। और इसके अलावा
ऑल कार्बन आइटम एक्सेप्ट वन कार्बन हैव OH ग्रुप। सारे कार्बन आइटम के ऊपर OH ग्रुप्स होते हैं सिवाय एक कार्बन के, और जो एक कार्बन बच जाता है वो या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में इन्वॉल्व होगा या फिर कीटोन में। रिमेनिंग कार्बन आइटम इधर पार्ट ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। और जनरल फार्मूला इनका CnH2n और जो है ना ON होता है, CnH2nON होता है, और CnH2ON भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और n जो है यहाँ पे कार्बन आइटम्स की तादाद है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो एक कीटोन्स होते हैं और एक एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप अगर इनमें प्रेजेंट है तो कीटोसिस होंगे, और अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोसिस होंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से अच्छा जी, इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो कीटोसिस और एल्डोसिस हैं उनको मैंने यहाँ पे इस तरह करके इनको कॉलम बना के ना यहाँ पे इनको आप एक्सप्लेन किया है। कीटोसिस और एल्डोसिस को आप मोबाइल को रोटेट करके देख लीजिएगा। कीटोसिस जो हैं, कीटोसिस में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। आप ये देखें तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन आइटम्स पे मुश्तमिल है, ये भी 3 कार्बन आइटम पे मुश्तमिल है। इनका फार्मूला है C3H6O3, ठीक है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है ना वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिहाज से है। 5 ग्रुप्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिहाज से ट्रायोसिस होंगे, टेट्रोसिस होंगे, पेंटोसिस होंगे, हेक्सोसिस होंगे, ठीक है। और इस तरह दूसरे फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से कीटोसिस होंगे और एल्डोसिस होंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट 3 कार्बन वाले में देखें तो ये दोनों ये इनका जनरल फार्मूला C3H यानी कि मालिक्यूलर फार्मूला देख लें, C3H6O3 है, और इसको हम ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे अगर इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको फिर हम कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे या कीटोट्रायोज भी से हम कह सकते हैं। ये एल्डोट्रायोज है आपके पास, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप से एल्डो, और 3 कार्बन आइटम्स हैं इसमें तो एल्डोट्रायोज। और ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप है इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें 3 कार्बन आइटम है तो कीटोट्रायोज होगा। इसी तरह एल्डो हेक्सोज होगा ये आपके पास। फर्दर जो नेक्स्ट है C5 नहीं पेंटोज होगा, 5 कार्बन है इसमें, C5H10O5, ठीक है। और पेंटोज शुगर है ये, और इसको एल्डो पेंटोज कहेंगे। राइबोज इसका नेम है। और अगर कीटोन की साइड पे अगर हम देखेंगे तो राइबोलोज कहते हैं इसको, जिसमें 5 कार्बन आइटम्स हैं। और इसमें जो है ना आपके पास इसको कीटोपेंटोज भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 कार्बन आइटम है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हेक्सोज शुगर है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिहाज से हेक्सोज शुगर है, C6H12O6 ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। और दूसरा जो है वो आपके पास है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो फ्रुक्टोज है, ठीक है। बाकी सब कुछ उनमें सेम होगा, जस्ट जो इनका फंक्शनल ग्रुप है उसका डिफरेंस होगा। इसके अलावा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का अगर आप देखें फार्मूला तो इनमें जो डिफरेंस है वो भी आप लोग याद रख लें, ताकि कहीं पे अगर डिफरेंस आपको डिफरेंस कहीं पे MCQs वगैरह में या कहीं पे भी आपको पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। इसमें आप देखें तो ये आपके पास ग्लैक्टोज का फार्मूला है और ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज जो है ये आपके पास है जी एल्डोहेक्सोज, और ग्लैक्टोज जो है ये भी आपके पास एल्डोहेक्सोज है। लेकिन कार्बन नंबर जो 1 2 3 और 4 है, यहाँ पे आप देखें कार्बन नंबर 4 है, 1 2 3 एंड 4। कार्बन नंबर 4 ग्लैक्टोज में उस पे OH की आप देखें सीक्वेंस देखें H और OH का कि कौन सी साइड पे हैं कार्बन पे। और इसमें आप देख लें ग्लूकोज में देख लें 1 2 3 4 कार्बन पे, तो OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है ग्लूकोज में, और ग्लैक्टोज में लेफ़्ट साइड पे है। बाकी इनकी कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो हैं इनके दोनों के स्ट्रक्चर्स, और फ्रुक्टोज के और बाकी ये ट्रायोसिस पेंटोसिस वगैरह के भी थोड़े बहुत आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड्स की डिटेल है। ग्लूकोज सबसे पहले है, पेंटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड भी इसको कहते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार देख लें तो इसमें ये 6 कार्बन आइटम्स हैं, और 6 कार्बन में से जो पहला कार्बन आइटम है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व है। दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें और छठे पे एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है।
और 5 इसमें OH ग्रुप हैं, तो इस वजह से 5 पेंटा हाइड्रोक्सी, 5 OH ग्रुप्स की वजह से पेंटा हाइड्रोक्सी ये एल्डिहाइड है। ग्लूकोज का जो दूसरे नेम है वो डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर हैं, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो डेक्सट्रोज कहा जाता है इसे, और इसको जो है ना यूज़ किया जाता है। 70 कैलोरीज एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है। D5W जो है वो 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है। D5W 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है। 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन ईच 100 मिलीलीटर, उसमें हर 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है। ड्रिप्स के तौर पे पेशेंट्स को ये लगाया जाता है, और इंटरवीनस थेरेपी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट है आपके पास ग्लूकोज को हम एल्डोज भी कह सकते हैं, और पेंटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अक्रेंस की बात करें तो फ्री स्टेट में पाया जाता है फ्रूट्स, हनी, ह्यूमन ब्लड में और यूरिन में, और कंबाइंड स्टेट में डाइसैक्राइड्स में, पॉलीसैक्राइड्स में पाया जाता है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके अलावा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस है। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्री स्टेट में ये फ्रूट्स में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट्स में डाई और पॉलीसैक्राइड्स में पाया जाता है। कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 102.4 डिग्री सेल्सियस है, और इसको यूज़ किया जाता है स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे कॉन्फेक्शनरी में, मतलब मिठाइयों वगैरह में, और सब्सटीट्यूट फॉर केन शुगर एंड पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, यानी कि वो ग्लूकोज जो था वो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, और ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 17 किलो जाउल ऑफ एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का 17 किलो जाउल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये याद रखना है कि जब एल्डिहाइड्स और अल्कोहल का आपस में रिएक्शन होता है तो हेमी एसिटल बनते हैं, और हेमी एसिटल फर्दर जो है वो एसिटल में चेंज हो जाता है। ये स्ट्रक्चर्स वगैरह इनके मैंने यहाँ पे नहीं बताए फ़िलहाल, जस्ट इसको इतना याद रखें, या फिर आप बुक से जो है इसके स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं। कीटोन और अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो हेमी कीटल बनेगा, और फर्दर वो कीटल में चेंज होगा। यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन आइटम पहले हम इस तरह करके लाइन में बना लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे हम एल्डिहाइडिक ग्रुप बना देंगे, और सेकंड पे आप OH जो है वो राइट साइड पे, थर्ड पे OH लेफ्ट साइड पे, और फोर्थ और फिफ्थ पे राइट साइड पे OH ग्रुप बनाएंगे, और लास्ट वाला जो कार्बन है CH2OH उसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। और फर्दर जब ये साइक्लिक फॉर्म में जाएगा तो ये कहाँ से साइक्लिक फॉर्म में जाएगा, जो कार्बन नंबर 5 है यानी पेनल्टीमेट कार्बन है, जो कार्बन नंबर 1 है, इन दोनों के दरमियान, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो ये इसका OH और इसका जो है वो एल्डिहाइडिक पार्ट, तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं यानी कि अल्कोहलिक और एल्डिहाइड, ये दोनों मिलेंगे तो हेमी एसिटल बनाएंगे। तो इसीलिए ये मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है ये वाला ग्लूकोज का। ठीक है, इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होगा तो ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 आपस में जुड़ जाएंगे। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5 है। अब कार्बन नंबर 1 जो है उसके ऊपर आप देखें तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, और इस तरह से बाकी कार्बन की आप कन्फिग्रेशन लिख लें। कार्बन 2 जो था इसका OH जो था राइट साइड पे था, यहाँ पे नीचे आ गया। 3 का OH लेफ्ट साइड पे था, ऊपर आ गया। 4th का OH जो था वो राइट साइड पे था, तो ये भी नीचे आ गया। और 5th जो कार्बन है उसका OH राइट साइड पे है, तो 5th कार्बन आपके पास किधर चला गया। 5th कार्बन में जस्ट अ मिनट, 5th कार्बन का OH तो पार्टिसिपेट कर जाएगा ना रिएक्शन में, तो उसने तो वहाँ से निकल जाना है। तो 5th कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन इसका आ गया, और इसके साथ दूसरा यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, तो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन ने कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ जाना है यहाँ से, और इस तरह नहीं इसका OH निकलेगा, और ये वाला ऑक्सीजन जो है इसका डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो CH2OH जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहते हैं, जिसमें OH फर्स्ट कार्बन वाला OH जो है वो नीचे प्रेजेंट होता है। और इसी तरह सेम अगर आप स्ट्रक्चर म्यूटर रोटेशन से अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप नीचे प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 पे, और बीटा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप जो है वो ऊपर प्रेजेंट है। और अगर इनकी नेचुरल अकरेंस की बात करें तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर 0.02% जो है वो पाया जाता है ये स्ट्रेट चेन वाला ग्लूकोज, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज 36% पाया जाता है, और बीटा डी ग्लूकोज जो है ये 64% पाया जाता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो बीटा डी ग्लूकोज है इन एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है
इसको हम अल्फ़ा डी ग्लाइकोपाइरानोज भी कहते हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ को अल्फ़ा डी ग्लाइकोपाइरानोज भी कहते हैं और बीटा डी ग्लूकोज़ को बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कहेंगे। अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ को हम अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोज़ को बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कहेंगे। और अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज़ को हम कहते हैं अल्फ़ा डी फ्यूरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोज़ को कहेंगे बीटा डी फ्यूरानोज। तो ये इनके नेम्स भी याद रखने हैं। अब फ्रुक्टोज़ का स्ट्रक्चर आप देख लें तो ये आपके पास होगा पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन इसका ये स्ट्रक्चर आ गया। फिर इसका उसी तरह जो है दोनों कार्बन के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में होगा यहाँ पे, सही है। और इस तरह से आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बनेगा और ये इसको हम हेमी कीटल कहेंगे क्योंकि ये अल्कोहल और कीटोन ग्रुप के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। तो अल्फ़ा डी फ्यूरानोज या अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज बनेगा यहाँ पे। अल्फ़ा क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है वो नीचे प्रेजेंट है। और दूसरा, इन दोनों में जब म्यूटा रोटेशन होगी तो बीटा डी फ्यूरानोज बनेगा और इसमें OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक अल्फ़ा और बीटा वाले स्ट्रक्चर्स याद रखें। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं इनके। तो जो आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड है सबसे पहले। ग्लाइसरल्डिहाइड जो है ना ये ट्रायोज है, इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर पीछे थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था। एल्डो ट्रायोज भी इसे कहते हैं, 3 कार्बन एटम है। एल्डो ट्रायोज, एल्डो मीन के इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसका फंक्शन ये है कि ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है इन फोटोसिंथेसिस एंड इन सेलुलर रिस्पायरेशन। C3H6O3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इरिथ्रोज या इरिथ्रोलोज, इरिथ्रोज जो है ये एल्डोज है और इरिथ्रोलोज जो है ये कीटोज है। ये 4 कार्बन वाला यानी कि टेट्रोज है, टेट्रोजेस हैं दोनों, और ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करते हैं इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जी राइबोज और राइबोलोज है। राइबोज एल्डोज है और राइबोलोज जो है ये कीटोज है। 5 कार्बन वाले पेंटोजेस इनको हम कह सकते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली। यानी कि RNA का कंपोनेंट है राइबोज और DNA का कंपोनेंट है राइबोलोज, ये पेंटोजेस हैं। इन दोनों का फंक्शन समझ आ गई आपको। उसके बाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज हैं, ये 6 कार्बन वाले हैं यानी कि इनको हम हेक्सोजेस कहेंगे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे दिखाया था। इन दोनों को हम एल्डोजेस कहेंगे और फ्रुक्टोज को हम कीटोज या हेक्सा यानी कि कीटो हेक्सोज भी कह सकते हैं, हेक्सो कीटोज भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोज है ये रिस्पायरेटरी फ्यूल के तौर पे एक्ट करता है। गैलेक्टोज जो है कंपोनेंट है मिल्क शुगर का और फ्रुक्टोज जो है ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है इन रिस्पायरेशन। इसके अलावा ग्लूकोज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन लिविंग वर्ल्ड, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि सिंथेसाइज किया गया था इन लिविंग वर्ल्ड एंड 0.08% इन ब्लड पाया जाता है। ये मोर 0.08% हाइपर ग्लाइपो कहते हैं इसे, और हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं इसको। और अगर 0.08% से लेस हो इसकी अमाउंट ब्लड के अंदर तो फिर इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर 0.08% से ज़्यादा हो जाए ग्लूकोज की अमाउंट परसेंटेज तो फिर हम इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और इस कंडीशन को। और अगर हमारे ब्लड में 0.08% से लेस हो जाए ग्लूकोज की कंसनट्रेशन या परसेंटेज तो फिर इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स है। एक इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, एक इनका रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे एक और जो है वो मोनोसेक्राइड को एक्सप्लेन किया गया। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है इनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है और वाटर के अंदर मोस्टली इनका रिंग चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एल्डोपेंटोज को या राइबोज जिसे हम कहते हैं उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है यानी इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, इसका रिएक्शन होता है फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है उसके साथ। एनोमेरिक कार्बन भी इसे हम कहते हैं, जो कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 को एनोमेरिक कार्बन या फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। इन दोनों के दरमियान यहीं से रिंग बनना होता है। और इस तरह या तो ये टोटल आप देखें ना, इस कार्बन और इस कार्बन तक टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप वाला। तो टोटल जो है 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसको हम ये आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था। और दूसरा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है इसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन या 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस तरह एक और स्ट्रक्चर भी बनता है, इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से हम शो करते हैं। तो ये भी तकरीबन स्ट्रेट चेन होता है लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ क्लोज कर देते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन या 2D स्ट्रक्चर होता है। तो तीनों स्ट्रक्चर जो है इनको आप ड्रा करके प्रैक्टिस करें इनकी। और जब ये फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो फिर आपके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं होगा। रिंग्स 2 तरह के होते हैं, एक फ्यूरानोज रिंग होता है जो कि 5 मेंबर रिंग होता है और दूसरा पायरानोज रिंग होता है जो कि 6 मेंबर रिंग होता है।
जो फ्यूरानोज है, फ्यूरा एफ से बन रहा है और 5 भी एफ से बन रहा है, तो फ्यूरानोज 5 मेंबर वाला है। ये सारे पेंटोसिस में और कीटोहेक्सोसिस में फ्यूरानोज रिंग होता है, और पायरानोज रिंग जो होता है ये एल्डोहेक्सोसिस में प्रेजेंट होता है। अब आपको समझ आई होगी कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को हम क्यों कह रहे थे पायरानोज और फ्यूरानोज, वहाँ पे जो भी हमने टर्म यूज़ की थी, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स, जिनको हम एनोमर्स कहते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? ये एनोमर्स जो होते हैं, इनमें जो एनोमेरिक कार्बन है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। आप देखें तो अल्फ़ा वाले वो होते हैं जिनमें अल्फ़ा वाले वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप नीचे प्रेजेंट होता है, और बीटा वाले वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन से कार्बन पे? एनोमेरिक कार्बन पे, यानी कार्बन नंबर 1 के ऊपर। ऑक्सीजन आइटम इज लिंक्ड विद एनोमेरिक एंड पेनल्टीमेट कार्बन। और ये आपको पता भी है कि जब स्ट्रेट चेन से साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा होता है स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन आइटम जो होता है वो एनोमेरिक और पेनल्टीमेट कार्बन के दरमियान लिंक हुआ होता है, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि मोनोसेक्राइड्स विद 5 और 6 कार्बन एटम्स आर मोर स्टेबल इन साइक्लिक फॉर्म। वो मोनोसेक्राइड जो 5 या 6 कार्बन एटम पे मुश्तमिल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। स्टीरियो आइसोमरिज्म इन मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज की बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमरिज्म एट एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप्स आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न पे अरेंज हुए होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर हमने काउंट करने हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो फिर फार्मूला होता है 2n। यानी ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल कार्बन हैं, और 4 कायरल कार्बन है। n इज़ द नंबर ऑफ कायरल कार्बन और नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो फार्मूला 2n जो है वो n की जगह पे आप 4 लगाएंगे, तो 2 जो है वो 4 टाइम आप लिख दें, 2 to 4 एंड देन 2 4 to 8, और देन 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 to 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16, तो 16 टोटल जो है वो इसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ग्लूकोज के। इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल के स्टीरियो आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं अगर आपको टोटल उसके कायरल कार्बन का पता हो या एसिमेट्रिक कार्बन का पता हो, यानी कि ऐसे कार्बन जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। जैसे इस कार्बन की हम बात करें, जो पहला कार्बन है ये वाला, तो इस कार्बन को आप देखें तो इसके साथ एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और एक जो है ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, और नीचे जो है ये वाला सारा ग्रुप है। तो चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और ये नीचे सारा। तो ये चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, उसी तरह बाकी सारे भी ये वाले एसिमेट्रिक कार्बन इसी तरह एसिमेट्रिक हैं कि उनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। अब ये लास्ट वाला कार्बन देखें तो ये एसिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ग्रुप्स तो सेम हो गया, तो इस वजह से ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स की बात करें तो इनैंशियोमर्स होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। जैसे हमारे हाथ होते हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखें तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। एक का अंगूठा आपका लेफ्ट साइड पे होगा तो दूसरे का राइट साइड पे होगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से ये इनैंशियोमर्स होते हैं, जैसे हमारे ग्लव्स होते हैं या हैंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी इनैंशियोमर्स को फर्दर हम डी एंड एल आइसोमर्स कहते हैं। डी शुगर वो होते हैं जिनका OH ग्रुप पेनल्टीमेट कार्बन वाला OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होता है, और एल शुगर्स वो होते हैं जिनका लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन और लास्ट एसिमेट्रिक जो कार्बन है उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, और इनर्शियोमर्स में पेनल्टीमेट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होती है, और इसको डी और एल कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। OH एंड H डिफरेंट अरेंजमेंट एट पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन पे इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, और ये जो एनोमर्स होते हैं इनकी आपके पास एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंट होती है कॉन्फ़िगरेशन H और OH की। उसके बाद डायस्टीरियोआइसोमर्स वो होते हैं जिनमें OH और H दोनों जो हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट रखते हैं एट मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन। अब आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की तो समझ आ गई, उसमें टोटल 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी दो आइसोमर्स में, तो वो आइसोमर्स डायस्टीरियोआइसोमर्स कहेंगे उनको। ठीक है, जैसे आपके पास ये डी आइसोमर है, और ये जो है वो ये भी डी आइसोमर है, ये आपके पास डी एलोज है, और ये डी मैनोज है। सही है, यहाँ पे देखें हम तो डायस्टीरियोआइसोमर्स में एक से ज़्यादा कार्बन पे डिफरेंट होंगी, यानी कि OH जो है ये दोनों राइट साइड पे, और इसके OH दोनों जो है वो लेफ़्ट साइड पे हैं। OH एट द पेनल्टीमेट कार्बन इज़ टुवार्ड्स राइट। अब ये तो ऊपर वाले को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। D फॉर डेक्स्टर एंड L फॉर लीवो। डेक्स्टर मीन्स राइट एंड लीवो मीन्स लेफ्ट। उसके बाद एपीमर्स हैं डिफरेंट एट ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम।
इसमें पहले हमने ऊपर देखा ना एनोमर्स जो होते हैं, तो वहाँ पे तो शर्त थी ना कि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, लेकिन एपीमर में फिर एनोमेरिक कार्बन के अलावा कोई और कार्बन उस पे भी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। तो इसमें आप देखें तो ये डी ग्लैक्टोज़ है एंड टेलोज़ है, डी टेलोज़ है। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो OH जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे OH और H की कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के ऊपर डिफरेंट है, तो ये आपके पास एपीमर्स होंगे। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को अगर हम डिफाइन करें तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस बाय वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम्स गिव 2 और मोर मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स ये दे सकते हैं? 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकते हैं, इनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स ये देते हैं। अगर 2 यूनिट्स इनसे इनके हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर आपके पास वो डाइसैकेराइड्स होंगे। अगर 3 हो रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड, अगर 4 हो रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड्स एंड अप टू सो ऑन। मोस्ट कॉमन जो डाइसैकेराइड्स हैं वो आपके पास मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो आपके पास डाइसैकेराइड्स हैं। और सुक्रोज उसकी एक एग्जांपल है जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। और इसमें आपके पास ये जो इसके मोनोमर जो इसके सैकेराइड यूनिट्स हैं ना, उनको आपने याद रखना है कि कितने जो है ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं। तो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है ये डाइसैकेराइड सुक्रोज जो है, एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा फ्रुक्टोज। ये लाजमी आप लोग याद रखें, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि सुक्रोज जो है उसके कौन कौन से मोनोसैकेराइड से या कौन से यूनिट से ये मिलकर बना है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर बनता है सैकेराइड। और इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका पास है ना माल्टोज, माल्टोज जो है ना ये अल्फा ग्लूकोज एंड दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ठीक है, और लैक्टोज जो है वो बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो ये इनके यूनिट्स आपने अच्छी तरह याद करने हैं। अब दोबारा हम जो है सक्रोज की तरफ आ जाते हैं। सक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रुक्टोज है। दोनों के स्ट्रक्चर्स से आप लोग वाकिफ़ हैं, पीछे भी हम देख चुके हैं, इनको दोबारा देख लीजिएगा अच्छे से। जब इन में से वाटर रिमूव होता है तो ये दोनों आपस में ये जो ग्लूकोज है ये कार्बन नंबर 1 से और जो बीटा डी फ्रुक्टोज है ये कार्बन नंबर 2 से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और इनके दरमियान ये जो लिंकेज बनती है, इस लिंकेज को हम अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। अल्फ़ा 1,2 1 इस कार्बन पहले वाले यानी पहले यूनिट का यानी ग्लूकोज का 1 और फ्रुक्टोज का 2 कार्बन था, तो इस वजह से अल्फ़ा 1,2 अल्फ़ा फर्स्ट वाले का है ना, तो फर्स्ट वाले का ही हम लिखते हैं अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है ये। और इस तरह से आपके पास ये सुक्रोज बन जाता है। और सुक्रोज जो है ये ट्रांसपोर्ट शुगर के तौर पर एक्ट करता है इन प्लांट्स, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग है, किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा किसी और मॉलिक्यूल के साथ, और ये हाईली सोलबल होता है वाटर में, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट शुगर के तौर पे मीन के एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जैसे। ठीक है, और सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बिकॉज हाईली सोलबल एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड ऑल डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग। सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे जो डाइसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग हैं, और सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज इट डोंट हैव फ्री एनोमेरिक कार्बन। ये क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? क्योंकि इसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता, वो यूज़ हो चुका होता है बॉन्डिंग में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। माल्टोज की बात करें तो इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। इसका फार्मूला भी सेम है क्योंकि ये डाइसेक्राइड है, और डाइसेक्राइड में आपको मैंने बताया था कि वो जो एक्स और वाई वाला चक्कर था वो आपको याद होगा। C12H22O11 इसका भी फार्मूला है, माल्ट शुगर कहते हैं इसे। माल्ट शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि माल्टिंग के प्रोसेस में ये प्रोड्यूस होता है। बिकॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल starch is broken down and an intermediate disaccharide is produced. Process is called malting and that intermediate disaccharide is called maltose. अच्छा जी, अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट आपस में मिलते हैं तो फिर आपके पास माल्टोज बनता है। और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। उसमें अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। ये इनके लिंकेज, इनके यूनिट्स याद रखने अच्छी तरह। बार बार आपको ये कह रही हूँ क्योंकि ये ही पूछे जाते हैं। अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुक्रोज में थी और माल्टोज में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। उसके बाद लैक्टोज है, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसका फार्मूला भी सेम है क्योंकि ये भी डाइसेक्राइड है, C12H22O11। और इसके यूनिट्स जो हैं वो बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज हैं, और लैक्टोज इनसे बनता है। और लैक्टोज में जो लिंकेज है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता। जो लैक्टोज है ये मिल्क में पाया जाता है। और अगर इनमें लैक्टोज की अगर हम ब्रेक डाउन करवाएं वाटर की प्रेजेंस में लैक्टेज एंजाइम को यूज़ करते हुए, तो ये दोबारा अपने यूनिट्स में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह ऊपर भी
ऐसे ही होगा जो आपके पास है जी माल्टोज़, माल्टेज़ एंजाइम और वाटर ऐड करेंगे माल्टोज़ में तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ये अपने यूनिट्स में टूट जाएगा। और सक्रेज़ एंजाइम और वाटर की प्रेजेंस में जो सुक्रोज़ है ये भी अपने यूनिट्स में टूट जाएगा। तो ये भी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड है, अपॉन हाइड्रोलिसिस बाय एसिड और एंजाइम प्रोड्यूस 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स। ये वैसे बेसिकली हम ओलिगोसैकेराइड्स ही पढ़ रहे हैं। मैंने असल में 2-3 टाइप के नोट्स बना लिए डिफरेंट जगह पे और उनको फिर कंबाइन करना थोड़ा टफ हो गया था। तो मैंने पेजेस को मिक्स करके अपने दोनों या तीनों तरह के जो नोट्स थे उनमें से पेजेस को मिक्स करके और फिर पिक्स बनाई हैं। तो ये कुछ टुकड़ों में है, तो आप लोगों के पास ये बिल्कुल सही फॉर्म में पहुंच जाएंगे क्योंकि नोट्स मैंने उसी फॉर्म में पिक्स बना के सीक्वेंस इनका बड़ा बेस्ट रखा है। तो आप लोग अगर चाहें तो इनको थोड़ा बहुत और भी अरेंज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस बाय एसिड और एंजाइम प्रोड्यूस 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट, ये हम पहले भी देख चुके हैं। सुक्रोज को हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, हो सकता है कोई न्यू पॉइंट हो इसमें। सुक्रोज डाइसैकेराइड है ये और अल्फा डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज से ये बनता है और सोर्सेज इसके शुगर केन है, शुगर बीट, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, मैंगो, आलमंड, कॉफ़ी एंड हनी। यूजेस देखें तो एज अ फूड यूज़ किया जाता है इन कॉन्फेक्शनरीज, कंडेंस्ड मिल्क, जैम एंड जेलीज। लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और लैक्टोज से बनता है, ये फाउंड इन मिल्क इन ऑल एनिमल्स एंड नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, फाउंड इन सीरियल्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो शुगर लेवल इन द बॉडी। हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो वहाँ से आप इसको वहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये मोस्ट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है नेचर में क्योंकि ये प्लांट्स में पाया जाता है। अदर एग्जांपल जो है वो डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। अच्छा जी, पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल आप देखें, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ये तो इनके बहुत फेमस एग्जांपल हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। स्टार्च की बात करें ना तो स्टार्च जो है ना वो फर्दर उसके टू उसमें आप डिवाइड कर देते हैं, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च जो है वो 2 टाइप्स में पाया जाता है, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो हॉट वाटर में सोलबल है और जो अमाइलोपेक्टिन है वो सोलबल नहीं होता किसी भी फॉर्म में, हॉट वाटर में भी सोलबल नहीं होता अमाइलोपेक्टिन। अब इनके डिफरेंस मैंने लिखे हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज के। सबसे पहले इनके सोर्स की बात करें तो जो स्टार्च है ये प्लांट्स में पाया जाता है, एमाइलोज भी और एमाइलोपेक्टिन भी। इसके अलावा ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल में पाया जाता है, एनिमल स्टार्च जिसको कहा जाता है। एनिमल स्टार्च याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं तो ग्लाइकोजन को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेलुलोज है ये भी प्लांट में पाया जाता है। और दूसरा इनके सब यूनिट्स की बात करें तो स्टार्च का जो एमाइलोज है इसका सब यूनिट अल्फा ग्लूकोज है, एमाइलोपेक्टिन का भी अल्फा ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन का भी अल्फा ग्लूकोज है, लेकिन सेलुलोज का बीटा ग्लूकोज जो है वो सब यूनिट है। बॉन्डिंग की बात करें तो इनकी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है एमाइलोज में अल्फा 1,4 और एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। और ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों में ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर काफ़ी रिजेंबल करता है। सेलुलोज में बीटा 1,4 इसका डिफरेंट है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। ब्रांचेस की बात करें तो स्टार्च का जो अमाइलोज है इसमें ब्रांचेस नहीं होती और एमाइलोपेक्टिन में होती हैं और हर 20 सब यूनिट के बाद जो है वो ब्रांच निकलती है। और ग्लाइकोजन में जो है वो होती हैं ब्रांचेस लेकिन हर 10 सब यूनिट्स के बाद ब्रांचेस होती हैं। इसकी तो मीन कि ग्लाइकोजन इज़ मोर ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और सेलुलोज में ब्रांचेस नहीं होती। और डायग्राम की बात करें तो इसका स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है अमाइलोज का और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन का और मच मोर ब्रांच होता है ग्लाइकोजन का और यहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती, सेलुलोज का अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, फार्मूला फॉर बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज इज C6H10O5N। ये स्टार्च और सेलुलोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H10O5N, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स नॉन शुगर्स इनको कहते हैं और स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है लिवर में और मसल्स में और आयोडीन टेस्ट किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो है ये टेस्ट नहीं देता। आयोडीन सोल्यूशन गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, सैंपल जो हमारा होता है यानी अगर स्टार्च प्रेजेंट है सैंपल में तो आयोडीन सोल्यूशन के साथ इसने रिएक्ट करके आयोडीन सोल्यूशन के गोल्डन ब्राउन कलर को चेंज कर देना है ब्लू कलर में, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्च प्रेजेंट है। और सेलुलोज इसके साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता आयोडीन सोल्यूशन के साथ और आयोडीन सोल्यूशन के साथ जो ग्लाइकोजन है उसने अगर रिएक्ट करना है तो आयोडीन सोल्यूशन के गोल्डन ब्राउन कलर को इसने चेंज कर देना है रेड में, ठीक है। काइटन इज कॉल्ड फंगल सेलुलोज, ये भी याद रख लेना है, काइटन इज कॉल्ड फंगल सेलुलोज।
उसके बाद मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज सेलुलोज, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया पीछे। वो असल में नोट्स 2-3 टाइप के बने हुए थे, तो उनको मिक्स करते करते काफ़ी टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा टाइम लगा इन नोट्स को बनाते हुए। तो आप लोग जो है ना इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। राइफिनोज क्या है? राइफिनोज एक ट्राईसेकेराइड है और इसके जो सब यूनिट्स हैं वो हैं जी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। राइफिनोज के सब यूनिट्स हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। जनरल फार्मूला फॉर ट्राईसेकेराइड इज C18H32O16, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। इसमें X कार्बन होता है और Y जो होता है वो ऑक्सीजन होता है और इसमें Y इज इक्वल टू X-2 होता है फॉर ट्राईसेकेराइड्स। ठीक है, तो पीछे आपको अगर फार्मूला याद है तो ये चीज़ आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आ जाता है। पॉलीसेकेराइड स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है डी ग्लूकोज का। फार्मूला इसका C6H10O5N है, ये पिछले पेज पे भी मैंने आपको बताया। प्लांट्स स्टोर देयर फूड एज स्टार्च प्रेजेंट इन व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज, बार्ले, नॉट अ प्योर कंपाउंड मिक्सचर ऑफ द टू पॉलीसेकेराइड्स। इसमें दो पॉलीसेकेराइड्स का ये मिक्सचर होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का। ये प्योर नहीं होता, ठीक है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का मैंने आपको पीछे डिफरेंस भी बता दिया। 10-20% इसमें एमाइलोज होता है और 80-90% एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। और वाटर सोलबल होता है एमाइलोज और डीप ब्लू कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। और अल्फा लिंकेज जिसमें प्रेजेंट होती है C1 to C4 कार्बन। और वाटर इनसोल्युबल होता है एमाइलोपेक्टिन और ये कलर नहीं देता आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। और इसमें अल्फा लिंकेज भी होती है, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज भी होती है, दोनों मैंने आपको पीछे बताई हैं। और इसमें जो है अल्फा 1,4 लिंकेज होती है अमाइलोज में। इसके अलावा कोटिंग में यूजेस की बात करें ना इसकी, तो ये जो है ना आपके पास स्टार्च के यूजेस में इसको coating and sizing of the paper to improve writing qualities in laundry, in manufacturing of glucose and ethyl alcohol। उसके बाद जी सेलुलोज है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है। सेलुलोज अप टू 2500 यूनिट्स बीटा डी ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन इट एंड बीटा 1,4 linkage is present, glycosidic linkage। about 100 billion tons of the cellulose is produced each year। more than 50% of the cellulose is in woody part of the trees and found in plant kingdom, also in marine animals। low melting point, decomposes on heating। it stimulates intestinal peristalsis and not digested by human because of lack of सेलुलोज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजन है, एनिमल स्टार्च है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, फाउंड इन लिवर, मसल्स एंड मशरूम्स, यीस्ट। स्ट्रक्चर क्लोज टू एमाइलोपेक्टिन, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। इसमें भी 1,4 एंड 1,6 अल्फा लिंकेज प्रेजेंट होती है और हाउएवर इट्स हाईली ब्रांच्ड देन एमाइलोपेक्टिन। सारी बातें तकरीबन रिपीट हुई हैं तो आपको तो याद भी हो गई होंगी। उसके बाद सेकंड हमारा है प्रोटीन्स। तो आई थिंक लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो प्रोटीन को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन कवर कर लें और अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।